बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री और हम कर रहे हैं लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो उसका हमने जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं और आज हम करेंगे जो लेक्चर नंबर 8 है हमारा, उसमें हम करेंगे कि हम केसी कैसे लिख सकते हैं। कोई इक्वेशन हमें दी हो तो हमने इसकी केसी कैसे लिखनी है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो हमने कैसे डिराइव करनी है। तो अभी देखें, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि जो पहला पॉइंट शुरू होता है, इससे पहले जो आपको मार्क 1 नज़र आ रही है हम कर चुके हैं जो कि पिछली वीडियो में, तो हम उसके बारे में फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। हम अब बात करेंगे ज़रा यहाँ से नेक्स्ट से। कहते हैं व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है तो फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो बनता है। मतलब ये है कि वो कहता है कि जब N2 प्लस O2 ये आपस में मिलते हैं, चेंजेस इनटू 2NO यानी कि NO, यानी कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्टेंट ये दोनों मिलते हैं, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है। तो बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है डबल हेडेड एरो यूज़ हुआ है, आपको इसी यही चीज़ बता देगी कि ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखें, आपको डबल हेडेड एरो नज़र आ रहा है, तो ये जो डबल हेडेड एरो है यही बता रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब देखें, जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही हैं चीज़ें, मसलन ये चीज़ आपको जो नज़र आ रही है ये वाली, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये जो बनने वाली चीज़ है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब ये जो बनने वाली चीज़ है ये प्रोडक्ट है। अब देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आ जाएँ थोड़ा सा, तो हमारे पास आ जाता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है ना, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या थे, 2 रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, N2 और O2। इस वजह से वो क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या आ गया, क्योंकि आप पहले ये पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका हासिल ज़रब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये देखें, यही बात है, लेकिन चूँकि यहाँ पे उसने थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, ज़्यादा एडवांस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि उसने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगाया, बल्कि उसकी जगह पर उसने क्या लगा दिया है, इक्वल लगा के के एफ लगा दिया और आगे उसने सारा सॉल्व किया। बहरहाल तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर एफ इज़ इक्वल टू, जो आर एफ और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह भी आप लगा सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये लिखें द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो आप आर एफ लगा दें, वो भी ठीक है। आर एफ का मतलब भी यही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू, अब देखें के एफ इंटू N2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को होगा, अब रिएक्टेंट कौन बन गया, NO बन गया, NO। तो अब इस वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, चूँकि उसका कोफिशिएंट भी 2 है, इस वजह से NO की पावर 2 आ जाएगी। ये सिंपल है। तो चूँकि हमने अब एंड पे वो तीसरा स्टेप ये होता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज एज फॉलोज। तब आपको नज़र आ रहा है कि जो दोनों फारवर्ड और रिवर्स से जो इनके रिएक्टेंट थे, जो हमने इसकी मोलर कंसंट्रेशन बनाई है, जो हमने RF और R बनाया है, आपने क्या करना है, जो एरो के राइट साइड पे है वो ऊपर आ जाएगा और जो एरो के राइट साइड पे ओवर के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी आराम से केसी निकल आती है। ये है ड्राइव करना। अगर आपसे वैसे कोई कहे कि डायरेक्ट इसकी केसी लिख दें तो आप बड़ी आसानी से, या देखिए एमसीक्यू की शक्ल में आ जाए, तो आप जैसे कि ड्राइव करें, आप अगर चाहें उसको तो सिंपली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि जो एरो के राइट साइड पे होगा उसको आप ओवर के ऊपर लिख देंगे, कोफिशिएंट अगर है तो पावर बन जाएगी, लेकिन इन केस अगर लेफ़्ट साइड पे बात करें तो उसमें फिर ओवर के नीचे आ जाएगा। अगर इन केस उसका भी कोई कोफिशिएंट है, यानी कि 1 के अलावा, 1 जो कि आप मेंशन नहीं करते, हालांकि वो भी मौजूद होता है, तो अगर इसके अलावा होता है आप आपने लिख देना होता है ऊपर पावर की शक्ल में। बहरहाल ये है छोटी सी हमारे पास जो डेरिवेशन है केसी की। उसके बाद हमारे पास है दूसरा पॉइंट है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 8 वाला। मैंने मेंशन भी किया हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा SQ8 लिखा हुआ है, तो आप इसको निशान लगा सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है फॉर द रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन फॉर्म अमोनिया। अब देखो, जो ऊपर आपने पढ़ा था वो सिंपल था, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके N2 बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, N2 प्लस H2, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, अमोनिया तैयार कर रहा है। तो अब देखें, इसकी हमने केसी लिखनी है, तो बिल्कुल सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसमें दोनों रिएक्टेंट लेफ्ट वाले आ गए, चूँकि एक के साथ कोफिशिएंट 3 है उसकी पावर आ जाती है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में जो है वो राइट साइड वाला रिएक्टेंट आ जाता है, तो उसकी पावर 2 है, यानी कि कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 आ जाएगी। ये सिंपली हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एंड पे अपने डायरेक्ट केसी लिखनी है, जो क्या नाम है, रिवर्स का है, जो यानी कि जो राइट साइड वाला है वो ऊपर आ जाएगा ओवर के, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो ओवर के नीचे आ जाएगा। इस तरफ आराम से केसी को डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो SQ8 है वो भी कवर हो जाता है। बट उसके बाद हमारे पास आ जाता है
9.2 टेस्ट योरसेल्फ। अब देखिए 9.1 जो टेस्ट योरसेल्फ वो आपको करवा चुका हूँ पिछले वीडियोस में, तो अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो नज़र आ रहा है पहला जो टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन है 9.2 का पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। बेटे देखें ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, चूँकि ये मैं आपको करवा चुका हूँ और मैंने इस वजह से इसके आगे लिखे थे वो पेज नंबर 6। आप भी अपनी बुक पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये पेज 6 पे है, यानी कि बजाय इसके कि आप हर दफ़ा पेज खोलें और ढूंढें क्वेश्चन की तरह, आप इसके आगे पेज लिखते जाएं। जैसा मैंने मेंशन किया वो आप आराम से जब इसको डेफिनेशन को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसका आंसर 6 पेज पे है, तो आपने डायरेक्ट पेज 6 खोलना है और आपको आंसर मिल जाना है। साथ मैंने मेंशन भी करवा दिया हुआ है। अगर आप इस तरह प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी कहा होगा कि अगर आप प्रॉपर डेली यानी कि जो आप वीडियोस देखेंगे, लेक्चर लेंगे, तो जिस साथ साथ जो मैं आपको नोट्स तैयार करवा रहा हूँ वो करते जाएंगे तो आपको ये वाली चीज़ें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि आपको खुद ही पता चलेगा कि ये पेज 6 पे सर ने कहाँ से निशान लगवाया हुआ है और ये कितना करना था, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। इस वजह से इसकी बात हम फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन जो पेज नंबर 6 है वो आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसका आंसर पेज नंबर 6 पे है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज़ द एक्टिव मैथ रिप्रेजेंटेड, तो ये भी क्वेश्चन पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हमारे पास देखें ये 9 पे आ जाता है, तो ये पेज नंबर 9 पे मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नई चीज़ शुरू हो जाती है, वो है पॉइंट आउट, लिखा हुआ है हमारे पास नया जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा है पॉइंट आउट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस, कहते हैं नीचे देखिए जो रिएक्शंस हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो पॉइंट आउट करें, यानी कि बताएं कि कौन कौन सा यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो बेटे अगर आपको मैंने ऊपर वाली जो बातें बताई वो समझ आ गई हैं तो आपको ये पता चल गया वो है कि कोफिशिएंट क्या है। देखिए टू के साथ ए के साथ कौन है, लेफ्ट साइड पर 2 है, फर्ज कर लीजिए जो है ये जो चीज़ आपको ये 2, अब ये जो 2 है ये कोफिशिएंट है। इसी तरह बी के साथ लेफ्ट साइड पे 3 है तो ये कोफिशिएंट है, सी के साथ लेफ्ट साइड पे 4 है, ये कोफिशिएंट है, फिर 2 कोफिशिएंट है। इस तरह से हमारे पास बी में आ जाए तो एक्स के साथ 4 कोफिशिएंट है, फिर वाई के साथ 2 कोफिशिएंट है, जी के साथ 3 कोफिशिएंट है, फिर एम के साथ 2 है, एन के साथ 4 है और ओ के साथ 5 है। तो ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। तो सिंपली आपसे उसने पूछा हुआ है कि बताएं इसमें से कोफिशिएंट कौन से हैं, तो मैंने आपको मार्क करके दे दिए, आप इसको आराम से देख सकते हैं, आप इसको रन कर लें, आपको याद रह जाएगा कि ये कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बेटे देखें बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको ऊपर वाली दोनों इक्वेशन समझ आ गई हैं कि हमने कैसे ड्राइव करनी है, ये लिखनी है, तो ये चीज़ें आपको सिंपली आपको आती हैं। आपने सिंपली क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए ए में क्या है, जो एरो के लेफ्ट साइड राइट साइड पे है उसको आप ओवर के ऊपर लिखेंगे और जो एरो के लेफ्ट साइड पे है वो ओवर के नीचे लिखेंगे। जो कोफिशिएंट होगा वो पावर आ जाएगी, जिसका कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा वो हमने लिखना भी नहीं है, क्योंकि 1 होता है, 1 अपना लिखें, कोई भी ज़रूरी नहीं होता। तो बाकी जो है वो आपके पास डायरेक्ट केस ही आ जाएगी। इस तरह से बी वाला देख लें तो इसमें भी हमारे पास जो राइट साइड वाला है वो ओवर के ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर दोनों रेक्टेंस है वो ओवर के नीचे आ जाएंगे। फिर इस तरह से चूँकि इन तीनों के साथ कोई भी कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से हमने इनकी कोई पावर ऐड नहीं करनी है। सी वाले में देखें तो हमारे पास जो राइट साइड वाला है वो हमारे पास आ जाता है, ऊपर आ जाएगा और इसके साथ कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 आ जाएगी। लेफ्ट साइड में हमारे पास दोनों रेक्टेंस हैं तो ये नीचे आ जाएंगे, तो इसमें जो है वो एक की पावर 2 आ जाएगी, एक की पावर कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि 1 पावर हम आमतौर पे ऐड नहीं करते। बट उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, एक्सप्रेशन वगैरह हमने थोड़ा बहुत कर लिया है, लेकिन असल में जो हमारे पास जब चीज़ है ये वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, या इसका जो फार्मूला है। इसके यूनिट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है ना एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन और फार्मूला है। मैं इसको थोड़ा सा आसान करके आपको समझा देना चाहता हूँ ताकि उसको नोट कर लें, जेल में बिठा लें तो आपको समझ आ जाए और याद हो जाए। बेटे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है ये T3 भी है, यानी कि अगर आप गौर कर लें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है T3। तो ये जो T3 है इसको मेंशन करने का मकसद भी यही है कि ये हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट योरसेल्फ होगा या यहाँ पे जो हमारे पास जो मेंशन है उसका जो आंसर है, तो इस लिहाज से मैंने इसको पहले ही मेंशन करवा दिया हुआ। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये वही आंसर है जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी जो मैंने आपको बताया था पेज नंबर 9 पे है, तो ये पेज 9 ही खुला हुआ है और उसका आंसर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बहरहाल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब देखें वो बताता क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशियो। अब देखिए रेशियो क्या होती है, आप जानते हैं A बाई बी आ जाएगा तो ये रेशो होगी, A रेशो B आ जाता है। आप इसको ओवर की फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिख सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में, या फिर ओवर की शक्ल में आप लिख सकते हैं, रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं। ये रेशो ही होती है। तो बेसिकली वो ये बताना चाहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये एक रेशो है।
ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उसका जो प्रोडक्ट है उसकी रेशियो है। यानी कि पहली बात ये समझ लें कि ये ओवर के ऊपर वाली बात है, यानी कि फ्रैक्शन है ना, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर ये बात होती है कि ये क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये समझ लें कि जो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसका जो प्रोडक्ट है, यानी कि उसका हासिल ज़रब जो है, तो उसकी रेशियो है किसके साथ, टू दी, आगे लिखा हुआ है रेज टू दी पावर ऑफ द कोफिशिएंट, और इसके साथ साथ है कि जो भी प्रोडक्ट्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो पावर आ जाएंगे। यहाँ तक तो बात बनती है आधी। अगली बात है टू से यहाँ से आगे जो है ना, ये जो टू नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो आपको टू नज़र आ रहा है ये जो ना, इससे पहले डेफिनेशन आधी हो जाती है। अब इससे आगे जो टू है ना, ये समझ लें कि ओवर की शक्ल में आ रहा है, ओवर के लिए आ रहा है। उसके बाद कहता है आगे सारा सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट्स की जगह रेक्टेंट्स आ जाना है। देखिए लिखा हुआ है दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स, वहाँ पे लिखा हुआ था प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स, यानी कि यहाँ पे क्या मुराद है, जो रेक्टेंट्स हैं उनके जो हासिल ज़रब है, उनकी जो कंसंट्रेशन है उसका जो हासिल ज़रब है, उसका जो प्रोडक्ट है, और उसकी जो कोफिशिएंट्स हैं उसका जो पावर है, उसकी जो भी पावर होगी उसके साथ इसकी रेशो होती है, एज एक्सप्रेस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी जाती है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी रेक्टेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो ओवर के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि पहले आ जाते हैं रेशो से, और उसके बाद जो हमारे पास जो रेशो के बाद आते हैं वो हमारे पास रेक्टेंट्स आ जाते हैं, और उनकी जो पावर होगी, जो कोफिशिएंट्स होंगे वो पावर बन जाएंगे। इस तरह से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है, और एंड में हमारे पास इसका फार्मूला है। अगर आप डेफिनेशन समझ आ जाती है, याद कर लेते हैं, तो ये फार्मूला आपको पहले ही याद हो जाता है। तो ये देखें, आप फार्मूला की मदद से ही डेफिनेशन को याद भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है के सी इज इक्वल टू, यानी कि ये समझ लें ये रेशियो है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसलिए ताकि आप लोगों को फ़र्क पता चल सके कि ये जो प्रोडक्ट है और ये जो रेक्टेंट है ये दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये आपको थोड़ा सा ज़हन में रखना है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसीलिए ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क बताया जा सके। तो यहाँ पे वो मेंशन करता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो इस तरह से हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके यूनिट्स की बात करेंगे, और यूनिट्स वाला जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से हर साल तकरीबन बोर्ड में एक एमसीक्यूज़ यूनिट्स वाला पूछा जाता है, आया होता है। तो इंशाल्लाह हम इसको अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।